किसान भाइयों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रूडिंग मैनेजमेंट ऑफ चिक, मतलब जो चूजे होते हैं उसकी देखभाल कैसे करना है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आर्टिफिशियल ब्रूडिंग करने की जरूरत क्यों होती है। क्यों, मुर्गी भी तो कर सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो ब्रूडीनेस जो होता है, मतलब जो मुर्गी अपने बच्चों का अंडों का जो देखभाल करती है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से होता है, जो कि एंटीरियर लोब जो हाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है, उससे वो सीक्रेट होता है। लेकिन ये जो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये एक स्पेसिफिक हार्मोन्स के कारण, जीन के कारण होता है, जो कि कमर्शियल जो लेयर है उसमें से ये जीन निकाल दिया है। इसका मतलब जो व्हाइट लेगॉन जो मुर्गी होती है या जो क्रॉयलर बर्ड होते हैं हमारे यहाँ जो मिलते हैं क्रॉस, उनमें से ये जीन निकाल दिया गया है, इसलिए मुर्गी जो है अपने जो चूजे होता है अंडे होते हैं उस पर नहीं बैठती। तो कौन बैठती है? तो ये जो देसी hen होती है, प्योर देसी hen, वो अपने उनमें ये जीन होता है, और ये जीन के कारण वो अपने अंडे पे बैठती है और चूजे की भी देखभाल करती है। तो प्रिपरेशन ऑफ शेड बिफोर 10 days ऑफ अराइवल ऑफ चिक। 10 दिन के पहले आपके फार्म पर चूजे आने हैं, तो उसके 10 दिन पहले आपने क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि आपके जैसे आपके फार्म पर पहली बैच निकल गई ब्रॉयलर की, और दूसरी जो बैच डालनी है आपने 10 दिन के बाद डालनी है। तो क्या करना है, जो पहले वाले बैच का जो लिटर मटेरियल जो नीचे का बेडिंग मटेरियल है वो निकाल के फेंक देना है। फिर जो पूरा का जो शेड होता है वो वाटर से, जो डिटर्जेंट सॉल्यूशन वगैरह चूना वगैरह उससे अच्छे से वॉश करना है। और डिसइंफेक्टेंट जो होता है, जो अलग अलग डिसइंफेक्टेंट मार्केट में मिलते हैं, उसका स्प्रे पूरे पोल्ट्री फार्म पर करना है। और पोल्ट्री फार्म पूरी एयर ड्राई करनी है, और वहां पे ज्यादा ड्राई हवा वगैरह है उसकी पूरा प्रोविजन करना है। उसके बाद क्या करना है, फ्लेम गन जो होती है जिससे आग निकलती है, वो फ्लेम गन क्रैक्स की वजह से जितने भी है केज उस पे वो चलानी है। देखना अगर शेड अगर लकड़ का है तो फ्लेम गन चलाना खतरनाक हो सकता है, आग लग सकती है। उसके बाद इंसेक्ट हो गए, वर्मिन रोडेंट्स हो गए, चूहे हो गए, वाइल्ड बर्ड्स, किसी को भी अंदर नहीं आने देना है। और जितने भी इक्विपमेंट है जैसे थर्मोस्टॉट, वॉश, फीडर, वाटर ड्रिंकर हैं, उसको सबको चेक करना है कि वो सब ठीक ठाक है कि नहीं। ये हो गया 10 दिन पहले का। अब हमने देखना है 2 दिन पहले, चूजा आने के पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले 2 दिन पहले तो आपने लिटर मटेरियल जो होता है जैसे राइस हस हो गया, वो पूरे शेड में स्प्रे करना है 3 to 4 इंच। जो कर्टन्स वगैरह जो होते हैं, साइड जो पर्दे होते हैं वो अच्छे से बंद कर ओपन करने हैं। लिटर मटेरियल जो होता है वो नया होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए, पुराना लिटर मटेरियल यूज नहीं करना। अगर पुराना लिटर मटेरियल आप यूज कर रहे हो तो 100% आपको जो माल होगा उसमें बीमारी आपको मिलेगी। और जो ब्रूडिंग मटेरियल है होता है वहां पे न्यूज़पेपर आपने स्प्रे बिछा देना है, ताकि चूजे जो है डायरेक्ट ब्रूडिंग मटेरियल जो भी है लिटर मटेरियल वो ना खा पाए, क्योंकि अगर राइस अगर चूजों ने खा लिया तो वो मर सकते हैं। देन 2 दिन पहले ही आपने जो पोल्ट्री फार्म जो होता है वो उसकी लाइट ऑन करके रखनी है, ताकि जो ब्रूडिंग का टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस वहां पे मेंटेन हो। जो पुराने बल्ब हो गए, समझो गलती से अगर पुराने बल्ब है वहां पे, तो उसको अच्छे से वॉश क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर डस्टिंग रही तो हो सकता है उसका जो टेम्परेचर कम हो जाए। और जो साइड कर्टन्स है उसको भी क्लीन करना चाहिए। और मिनिमम 10 दिन का डिफरेंस रखना चाहिए। और पोल्ट्री फार्म पे डिसइंफेक्टेंट और फ्यूमिगेशन करना चाहिए, अगर हो सके तो फ्यूमिगेशन करना चाहिए, क्योंकि फ्यूमिगेशन में क्या होता है, फार्म जो पोटेशियम परमैंगनेट और केमनोफोर और फार्मेलिन जो होता है 45%, तो ये दो जो मिक्स करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट प्लस फार्मेलिन, तो उसमें से एक स्पेसिफिक गैस तैयार होती है, उसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड गैस। तो उससे अच्छा खासा पोल्ट्री फार्म जितने भी बैक्टीरिया वायरस है वो मर जाते हैं। अब ये हो गया 2 दिन पहले। अब हम देख रहे हैं कि वक्त पे जैसे चूजा आया पोल्ट्री फार्म पे क्या कौन सी केयर करनी चाहिए। तो जनरली जो पोल्ट्री का जो चूजा जो होता है, एक तो अर्ली मॉर्निंग आता है या तो लेट नाइट आता है। दोपहर में जनरली चूजा नहीं आता। लेकिन अगर अर्ली मॉर्निंग आता है तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आपको पूरा दिन रहता है उनको सिखाने के लिए। तो सबसे पहले जैसे ही चूजा आता है तो आपको चूजे को ज, पानी पिला के अंदर छोड़ना है, ठीक है।
उसकी जो बीक होती है वो पानी में डुबानी है, फिर उसको छोड़ना है ताकि उनको पता चले। और जो फीड है, आपने फीड जो होता है तो वो तो न्यूज़पेपर के ऊपर स्प्रिंकल करता है, और फिर आपको ऑब्जर्व करना है वहाँ वहाँ का जो उनका बिहेवियर है। वो बिहेवियर ऑब्जर्व करने से क्या होता है, उसे पता चल जाता है कि टेम्परेचर ज्यादा है क्या नहीं है। ऊपर से हो सके तो शेल ग्रिड जो होता है, मेज का जो मग जो होता है उसका चूरा, उसमें हमने पहले दिन फीड उसमें न्यूज़पेपर को बिछाना चाहिए। और हो सके तो जो पानी होता है उसमें शुगर सॉल्यूशन या गुड़ का पानी, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन, प्रोबायोटिक, एसिडिफायर, ये डाल देना चाहिए। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर जो है सैनिटाइज, मतलब सैनिटाइजर उसमें डाल के देना चाहिए। हो सकता है कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो उसमें। उसके बाद डे ओल्ड से लेके क्या क्या करना चाहिए हम, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डे ओल्ड में जो चूजा होता है उसको हमने टेम्पो वहां सबसे मेन तो टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस, या तो फिर अगर फ़ारेनहाइट में डिग्री करे तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा वो। प्ले उसको जो चूजा है वो हम धीरे से लेंगे और उसके अंदर छोड़ेंगे। फिर आपने उसको पानी देना है। पानी में अभी मैं बताया जैसे गुड़ का पानी, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर वगैरह सब देना चाहिए। और उसको वो जो उसकी जो बिहेवियर है वो देखना चाहिए। 2-4 दिन के बाद जो न्यूज़पेपर होता है उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो सॉइल हो गया, गंदा हो जाता है, तो न्यूज़पेपर चेंज करना चाहिए। टेम्परेचर इसमें जो ब्रूडिंग होता है सबसे इम्पोर्टेंट, उसमें ब्रूडिंग टेम्परेचर होता है जो कि फर्स्ट वीक में 35 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर सेकंड वीक में 3 डिग्री सेल्सियस कम, मतलब 32 डिग्री सेल्सियस। फिर थर्ड वीक में और 3 डिग्री सेल्सियस, मतलब 29 to 30। फिर 4 डिग्री में और 3 डिग्री सेल्सियस, मतलब 27। इस तरह 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन करना है जब तक रूम टेम्परेचर ना हो। अलग अलग टाइप के हीटिंग एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, जैसे इनकैंडेसेंट बम जो बल्ब यूज करते हैं हम, या हीटर कॉइल, थर्मोस्टेट, गैस ब्रूडर, केरोसिन स्टोव, चारकोल स्टोव, बैटरी और बायोगैस ब्रूडर। आजकल हमें गैस ब्रूडर भी मिलता है, या डीजल ब्रूडर मिल जाता है। डीजल डालते हैं उसमें से तो गर्म हवा मिलती है। अलग अलग टाइप के अभी ब्रूडर मिल रहे हैं। और जनरली जो इलेक्ट्रिक ब्रूडर उस पर डिपेंड ना रहे, क्योंकि ठंड के टाइम जब लाइट जाती है तो बहुत सारी चीजें मर जाते हैं कोल्ड शॉक में जाके। जैसे कि हमने बताया, उसको व्हाइट वॉश करना चाहिए, क्लीनिंग करना चाहिए, फ्यूमिगेशन करना चाहिए चूजा आने के पहले। और ये जो ब्रूडर अरेंजमेंट देखो, एक फीडर एक चूजा, एक फीडर एक चूजा, एक फीडर एक वाटर, एक फीडर एक वाटर, इस तरह अरेंजमेंट होना चाहिए। और जो ब्रूडर बीच में जो है वो ब्रूडर गार्ड ब्रूडर है, जहाँ से हीटिंग एलिमेंट दिख रहा है हमें। अब ये देखो, ये पहले वाले इसमें क्या हुआ है, जो डायग्राम हमें डायग्राम से दिख रहा है, तो पहले वाले डायग्राम हम देख रहे हैं कि जो चूजे हैं वो हीटिंग एलिमेंट के जस्ट क्लोज इकट्ठे हो रहे हैं। इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर कम है, कम होने के कारण एक दूसरे के साथ चिपक रहे हैं। ये देखिए 2 नंबर जो फिगर है, इसमें देख रहे हैं हीटिंग एलिमेंट से जो चूजे हैं वो बहुत बहुत दूर जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि चूजे वहां का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, और वो चूजे दूर जा रहे हैं। थर्ड डायग्राम जो दिख रही है हमें, इसमें दिख रहा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चूजे। इसका मतलब कि वहां पे टेम्परेचर जो है ये ऑप्टिमम है जितना होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, न्यूज़पेपर 3 से 4 दिन में निकाल के बर्न करना चाहिए। और जो है ब्रूडर गार्ड वगैरह बराबर हम निकाल देते हैं जब भी 10 दिन होते हैं। ब्रूडर गार्ड क्यों लगाते हैं, ताकि चूजा जो है एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के बाहर ना जाए। ब्रूडर गार्ड हमेशा सर्कुलर होना चाहिए, कोई वहां पे कोई भी एंगल नहीं होना चाहिए। अगर एंगल होने के क्या होता है, वो सारे एंगल में चले जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर वो हर्डलिंग होके मर जाते हैं। ये सारी चीजें वो देखना होता है। पानी भी आपको डेली चेंज करना होता है उसमें। अब वहां पे डबिंग, कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो वहां पे करने चाहिए। एक होता है डबिंग, जो बीक होती है, रिमूवल ऑफ जो कोम होता है, सर के ऊपर होता है कोम, तो रिमूवल ऑफ कोम इसको डबिंग, उसको डबिंग बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और एक डीबिकिंग होता है, जिससे बीक होता है वो बीक को काटते हैं। तो अपर बीक और लोअर बीक दोनों को काट देते हैं। तो इसमें फिर क्या करते हैं, विटामिन के देते हैं और वाटर में, और इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, ताकि उसमें ज्यादा प्रॉब्लम और स्ट्रेस ना आए बर्ड को। उसके बाद पोल्ट्री जो
चूजा होता है उसका फीड कैसे बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो आप कमर्शियल प्री स्टार्टर फीड ले सकते हैं पहले 10 दिन तक के लिए। अगर कमर्शियल फीड अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपको फिर अपने फीड बनानी पड़ेगी। तो पोल्ट्री चूजे की फीड कैसे बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है और एक प्रोटीन की और विटामिन मिनरल्स, ये आपको पता ही है। तो जैसे मेस जनरली जो होता है, अगर घर में अगर आप फीड बना रहे हो तो 50 से 60% मेज लेते हैं। प्रोटीन जो होता है 25 to 40% प्रोटीन सोयाबीन लेवल सोयाबीन लेते हैं। ये सारी जो क्वांटिटी होता है ये डिपेंड अपॉन द प्रोटीन परसेंटेज, वो जो इंग्रेडिएंट है उसमें कितना प्रोटीन परसेंटेज है उसी हिसाब से हमें कैलकुलेट करनी होती है। फिश मिल जो होता है मैक्सिमम 5 to 10% लेते हैं, इसके ऊपर फिश मिल नहीं लेते हैं। बाद में फैट जो होता है, जो ऑयल होता है वो 2 to 3% लेते हैं। और डीसीपी ये ओस्टर शेल साल्ट मिनरल मिक्सचर ये लेते हैं। डीसीपी डाइकार्बोनेट फॉस्फेट होता है, तो ओस्टर शेल कैल्शियम सोर्स होता है, इस हिसाब से हम लेते हैं कि जितने कैल्शियम और फॉस्फोरस या मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद मिनरल मिक्सचर भी हमें रेडीमेड मिल जाता है, तो वो इस सब कंपोनेंट जब एक करते हैं तो पोल्ट्री की फीड आप बना सकते हो। अब पोल्ट्री फीड क्या और कितनी बनानी ये डिपेंड होता है, ये BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 2007 का जो रिक्वायरमेंट है इस हिसाब से हम देते हैं। तो पोल्ट्री फीड में जो मॉइस्चर होता है ये 11% से नीचे होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 11% से ऊपर अगर मॉइस्चर परसेंट जाता है पोल्ट्री फीड का, इसका मतलब वहां पे प्रोडक्शन की लेवल बढ़ सकती है। मॉइस्चर आएगा तो फंगस ग्रोथ होगी, तो वो कौन सी फंगस होगी, एक्सोर्बिएंट फ्लेवर्स जनरली होती है जो कि प्रोडक्शन प्रोड्यूस होती है। तो उसके बाद क्रूड प्रोटीन देखो, प्री स्टार्टर जो ब्रॉयलर की हम बात करते हैं तो प्री स्टार्टर में 23% है और स्टार्टर में 22% है और फिनिशर में 20% है। ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है, इतना उसमें प्रोटीन ब्रॉयलर फीड में प्रोटीन होना ही चाहिए। अगर लेयर फीड की बात करते हैं तो चिक में 20% होता है, ग्रोवर स्टेज में 16 होता है और 18% में 18 होता है। इसमें फेज 2 और फेज 2 होता है, तो फेज 1 में 18 होता है और फेज 2 में 16 होता है। इसका मतलब देखो चूजे में ज्यादा प्रोटीन लगता है, वो ग्रोवर स्टेज जो होती है लेयर वाली जो अंडा देने के लिए हम यूज करते हैं, उसमें ग्रोवर स्टेज में हमें फीड रिस्ट्रिक्ट करना होता है ताकि उसकी ज्यादा फैटी ना बने, और लेयर फेज में 18%। उसके बाद क्रूड फाइबर जो होता है ब्रॉयलर में 5% चाहिए तीनों स्टेज में, और लेयर के फीड में चिक में 7% चाहिए, ग्रोवर फीड में 9% और फेज 2 में 9% होता है। जो साल्ट होता है कोई भी फेज हो 0.5% साल्ट होता है। और कैल्शियम जो होता है वो सारी फेज में जो जनरल ब्रॉयलर में 1% होता है, और लेयर में चूजे में 1% होता है, लेकिन ग्रोवर में भी एक 1% होता है, लेकिन लेयर फेज होता है 3 to 3.5% कैल्शियम होता है। उसके बाद एनर्जी, मेटाबॉलिज्म एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मेटाबॉलिज्म एनर्जी भी पता होना चाहिए। तो प्री स्टार्टर में जो होता है 3000 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, और स्टार्टर में 3100, और फिनिशर में होता है 32,000। भी चिक की जब बात आती है तो 2800 चिक में चाहिए, और 2500 ग्रोवर में, 2600 फेज 2 में चाहिए। तो हमें ये एनर्जी पूरी याद करनी पड़ती है, और इसी एनर्जी को लेकर हम कैलकुलेशन करके पोल्ट्री फीड बना सकते हैं। आपको कोई भी जो भी न्यूट्रिशनिस्ट हो उसकी हेल्प ले सकते हैं पोल्ट्री फीड बनाने के लिए, अगर आप कमर्शियल फीड यूज ना करें। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये होगा, खुद फीड अगर ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हो तो ठीक है, नहीं तो आप प्राइवेट जो फीड होती है कमर्शियल वो यूज कर सकते हैं, वो भी ठीक ठाक ही रहती है। जब अब वैक्सीन की बात आती है तो मैं यही कहूंगा, डे ओल्ड वैक्सीन में जब भी हैचरी पे होता है तो हैचरी पे मैरिक्स वैक्सीन लगती है। वैक्सीन का नाम है HVT वैक्सीन होता है, ये इंट्रामस्कुलर देते हैं, और इसकी इम्यूनिटी ये लाइफ लॉन्ग होती है, एक बार देते हैं लाइफ लॉन्ग होता है। ये लेयर चिक और ब्रॉयलर चिक दोनों में लगता है। उसके बाद 5 to 7 डेज में रानीखेत की वैक्सीन लगती है, ये F1 स्ट्रेन हो सकती है या लासोटा स्ट्रेन हो सकती है। ये इंट्रा ओरल दे सकते हैं या इंट्रानेजल दे सकते हैं, एक तो 2 ड्रॉप देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी वैक्सीन कौन से रूट से दे रहे हैं, और ये सब वैक्सीन देने के पहले आपका जो उसका जो लिटरेचर होता है ये पढ़ लेना चाहिए। और इसकी इम्यूनिटी सिर्फ 6 to 8 वीक तक होती है, ये लेयर और ब्रॉयलर दोनों में देते हैं। उसके बाद 12 to 14 वीक में IBD वैक्सीन मतलब गंभोरी डिसीज की वैक्सीन देते हैं। गंभोरी डिसीज जो होता है IBD वैक्सीन, वो ये किससे कौन सी वैक्सीन कैसे देना ये डिपेंड होता है इन उसका जो लिटरेचर उस पे, तो इसकी इम्यूनिटी 1 ईयर तक होती है, और ब्रॉयलर और लेयर में दोनों में देते हैं। उसके बाद 6 वीक में फॉल पॉक्स वैक्सीन देती है, वो विंग वेब में देते हैं, विंग्स के अंदर देते हैं, और इसकी भी वैक्सीन जो होती है लाइफ टाइम है।
और ये लेकिन ब्रॉयलर में नहीं देती, क्योंकि 6 वीक तक जो ब्रॉयलर होता है ये हम सेल कर देते हैं। बाद में 8 वीक में जो होता है ये R2B, रानीखेत का जो R2B डोज होते हैं वो देते हैं, विंग वेब में देते हैं। 12 to 8 मंथ में देते हैं, इम्यूनिटी उसकी 12 to 8 मंथ होती है। और ये लेयर में देते हैं, ब्रॉयलर में तब तक ब्रॉयलर रहता ही नहीं। बाद में 16 वीक जब होता है तो रानीखेत का बूस्टर डोज R2B देते हैं, और ये भी विंग वेब में देता है, और ये भी लेयर्स में देते हैं, ब्रॉयलर में इसको देने की जरूरत नहीं होती। थैंक यू।